तो आज का आपका टॉपिक है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम किस तरह से हमारे कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से बेहतर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में आते हैं आपके टैबलेट, कैप्सूल, पिल, सिरप, सस्पेंशन, एलिक्सियर। तो इनसे ये आपका इम्प्लांटेबल डोजेस फॉर्म किस तरह से बेहतर है। फिर देखने वाले हैं इम्प्लांटेबल डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसके एप्लीकेशन, इसके टाइप्स और इम्प्लांटेबल डोजेस फॉर्म में से किस तरह से ड्रग रिलीज होती है वो भी हम देखेंगे। तो लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये टॉपिक बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक दिया हुआ है। साथ ही साथ कई अदर सिलेबस में भी ये टॉपिक आपको मेंशन है, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये क्यों बेहतर है कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से, साथ ही साथ हम समझने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इम्प्लांट स्टेंट ऑस्मोटिक पंप। ऑस्मोटिक प्रेशर से किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर से ऑस्मोटिक पंप से ड्रग को रिलीज किया जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इम्प्लांट्स के कई सारे मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें से एक मैकेनिज्म ये भी है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्लांट्स क्या होता है, फिर हम देखेंगे इम्प्लांट्स हमारे कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से किस तरह से बेहतर है, इम्प्लांट्स के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज, किस तरह से ड्रग रिलीज हो रही है। तो नाम से पता लग रहा इम्प्लांट मतलब हमारी बॉडी में क्या होगा, ये इम्प्लांट होगा, इम्प्लांटेशन होगा इसका। हमारी बॉडी में ये इंसर्ट किया जाता है। आइदर आप इंसर्ट करो इंट्रामस्कुलर या फिर आप इंसर्ट करो सबक्यूटेनियस। इसको आप क्या करोगे, हमारी बॉडी में इंसर्ट करोगे। अब अगर इम्प्लांट हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है तो फिर ये कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। तो इम्प्लांट्स जो होते हैं स्टेराइल होते हैं, सॉलिड मासेस होते हैं। आप देख सकते हैं ये सॉलिड मास है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दीज आर सॉलिड मासेस। तो इम्प्लांट आर द स्टेराइल प्रिपरेशन सॉलिड मासेस जिसके पास प्यूरिफाइड ड्रग होती है। अब प्यूरिफाइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल प्योर चाहिए हमें, तो प्यूरिफाइड ड्रग होती है यहाँ पर। तो इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इम्प्लांट्स आर द स्टेराइल प्रिपरेशन सॉलिड मासेस जिसके पास प्यूरिफाइड ड्रग्स होती है। और इम्प्लांट्स से जो ड्रग रिलीज होती है वो कंट्रोल रिलीज होती है, मतलब धीरे धीरे ड्रग जो है रिलीज होगी और आपके प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। क्योंकि अगर प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी आएगी, और अगर प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो फिर कोई भी एक्शन ही नहीं आएगा। एक्शन कब नहीं आएगा, जब ड्रग का कंसंट्रेशन कम है, और टॉक्सिसिटी कब आएगी, जब ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एक प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए, और मेंटेन रखने के लिए हम इम्प्लांट का यूज कर रहे हैं। नाम से पता लग रहा इम्प्लांट्स, जिनको हम इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, जिनको हम हमारी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, हम उन्हें इम्प्लांट कर रहे हैं। और ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेराइल सॉलिड मासेस होते हैं जहां पर प्यूरिफाइड ड्रग्स होती है, और ये ड्रग जो है सस्टेन रिलीज होती है, और वीकेंड से स्लोली रिलीज होती है, और वीकेंड से कंट्रोल रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। और इसी वजह से ये हमारे कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से काफी अच्छा है, क्योंकि कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में आपको याद हो तो सुबह भी टेबलेट लेनी, दिन में भी टेबलेट लेनी, शाम को भी टेबलेट लेनी, और अगर आप एक बार भी टेबलेट लेना भूल गए तो फिर आपके प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो कोई भी एक्शन नहीं आएगा। मतलब जिसलिए आप टेबलेट ले रहे हैं फिर वो एक्शन नहीं आएगा। आप चाहते हैं आपका सर दर्द सही हो जाए, आपका इन्फ्लामेशन सही हो जाए, तो वो सही नहीं होगा। तो फिर हमें डोज यूनिफॉर्मिटी बनाए रखनी पड़ती है इसमें, कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में। पर इम्प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार इम्प्लांट करा लो और बहुत टाइम तक वो जो ड्रग है वो सस्टेन रिलीज होती रहेगी, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। तो दैट्स व्हाई इम्प्लांट्स आर फार बेटर देन अवर कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, स्टेराइल सॉलिड मासेस, हाईली प्यूरिफाइड ड्रग्स होती है और इसको आप बना सकते हो कंप्रेशन से, मोल्डिंग से या फिर एक्सट्रूजन से। एक प्रोसेस होती है जिसमें फोर्सिंग करना होता है, फोर्स करके बनाते हैं इसको, फोर्स अप्लाई करके। यहाँ पे मैंने लिखा ही है कंट्रोल डिलीवरी होती है, जहां पर इम्प्लांट करोगे वहीं पर ड्रग रिलीज होता रहता है साइट ऑफ एक्शन पे। इम्प्लांटेशन इन द बॉडी सबक्यूटेनियसली आप कर सकते हो, इंट्रामस्कुलरली आप कर सकते हो। एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी, एक छोटा सा कट लगेगा, उसके थ्रू आप इम्प्लांट कर सकते हो। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इम्प्लांट आपने कर दिया, आइदर आपने सबक्यूटेनियस करा, आपने इंट्रामस्कुलर करा, तो इम्प्लांट करने के बाद वहां पे ड्रग रिलीज होती रहेगी। आपको बार बार कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, कोई माइनर कट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने इम्प्लांट करा है वो लंबे टाइम तक ड्रग रिलीज करता रहेगा। तो विदाउट द रिपीटेड इंसर्शन ऑफ द नीडल, एक ही टाइम इंसर्ट करो और उसका ड्रग रिलीज होता रहेगा, प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा और आपको एक्शन आता रहेगा। एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जहां पर आपने एक बार अगर इम्प्लांट कर दिया तो बहुत लंबे टाइम तक ड्रग रिलीज होता रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लायंस अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक ही बार इम्प्लांट कराना है, बार बार इम्प्लांट नहीं कराना, तो एक बार करा लो और टेंशन फ्री हो जाओ। टारगेटेड है क्योंकि जहां आप इम्प्लांट करोगे वहीं पर ड्रग रिलीज होगा। और सबसे बढ़िया बात कि इसमें कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आप सभी जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और अगर आपने ओरली कोई भी टैबलेट लिया, सिरप, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, पिल्स, तो वो सब कहाँ जाएंगी? लीवर में जाएंगी और लीवर में वो मेटाबोलाइज हो जाती है, मतलब जो आपकी ड्रग है वो इनएक्टिव हो जाती है। ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब आप ड्रग को ओरली लेते हैं तो लीवर में जाती है कई सारी ड्रग और ड्रग जो है इनएक्टिव हो जाती है और ज्यादातर ड्रग अपना काम नहीं कर पाती। पर अगर आप इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, अगर आप इम्प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, तो इम्प्लांट्स में ड्रग जो है सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, सीधा अपने साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है, वो लीवर के पास नहीं जा रही। अगर वो लीवर के पास नहीं जा रही तो वहां पर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, क्योंकि अगर ड्रग लीवर के पास जाती है तभी उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तभी वो इनएक्टिवेट होती है। So we can say implants are far better than our conventional dosage form because in implants bypass metabolism takes place। bypass का मतलब होता है कि वो लीवर में नहीं जाती, क्योंकि अगर लीवर में जाती तो हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन और साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है, तो हम यहाँ बोलेंगे बाईपास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब लीवर से वो अवॉइड हो रही है ड्रग। ठीक है, और लीवर में नहीं जाएगी तो इनएक्टिव नहीं होगी, इनएक्टिव नहीं होगी तो ड्रग एक्टिव रहेगी और अपना काम अच्छे से कर पाएगी। ठीक है, तो अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। डिक्रीज साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो डिक्रीज होंगे ही सही। इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग को अगर आप कवर करके दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और इंप्रूव्ड अवेबिलिटी ऑफ ड्रग, देखो सीधी सी बात है, ड्रग रिलीज हो रही है, कंटिन्यू रिलीज हो रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है, साइट ऑफ एक्शन पे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लगातार ऐसा चल रहा है, तो कहाँ अवेबिलिटी की दिक्कत आ रही है? ड्रग की तो बहुत अवेबिलिटी है, बहुत उपलब्धि है, जितनी चाहो उतनी मिल रही है, धीरे धीरे रिलीज होके आती जा रही है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, साइट ऑफ एक्शन पे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो, माइनर सी सर्जरी करनी पड़ती है। मैंने बोला ना, इंसिजन करोगे, ठीक है, सब क्यूटेनियस अप्लाई कर रहे हो या इंट्रामस्कुलर अप्लाई कर रहे हो, तो माइनर सी सर्जरी करनी पड़ती है, उसकी वजह से आपको पेन वगैरह होता है, तो वो डिसएडवांटेज में काउंट हो गया है। साथ ही साथ अनइजी टू सिंपली डिसकंटिन्यू द थेरेपी, आप मतलब डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। देखो सीधी सी बात यह है कि इम्प्लांट हो गया तो फिर वो जो है सर्जिकली रिमूव होगा। ठीक है, एक बार अपना सारा काम करने के बाद, अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो आगे बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, लोकल रिएक्शन हो सकती है। देखो, अगर आपने इम्प्लांट्स करा और मान लो कोई एलर्जी के जिसको नहीं सूट कर रहा है, तो वहां पर रिएक्शंस हो सकती है। इन एडिक्वेट रिलीज, कई बार क्या होता है कि हम तो चाहते हैं कि ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज हो, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बना रहे, तभी तो हम इम्प्लांट्स को दे रहे हैं। पर कई बार कई पेशेंट्स में क्या होता है, ड्रग एक साथ सारी रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है, तो ये भी एक साइड इफेक्ट है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है सर, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि इनएडिक्वेट रिलीज हो सकता है। कई बार कई पेशेंट्स में देखने को मिला है कि ड्रग जो है सारा एक साथ रिलीज हो जाता है। लोकल रिएक्शंस देखने को मिल सकती है, अनइजी टू सिंप्लीफाई डिसकंटिन्यू द थेरेपी एंड मिनी सर्जरी की वजह से पेनफुल होता है। तो ये तो हो गया डिसएडवांटेज, ये हो गया इसके एडवांटेज, और ये हो गया आपका इम्प्लांट्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं कि हमारा जो इम्प्लांट होगा वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांट को हमें क्या करना है, बॉडी में इंसर्ट करना है, आइदर सबक्यूटेनियस आइदर इंट्रामस्कुलर। तो अगर हम उसे बॉडी में डाल रहे हैं तो वो बायोस्टेबल हो, कि हमारी बॉडी से वो खराब ना हो जाए। दूसरा, वो बायो कंपेटिबल हो, वो हमारी बॉडी के साथ कोई रिएक्शन ना करे। ठीक है,
एक तो बायोस्टेबल हो, एक बायोकम्पेटिबल हो। बायोस्टेबल इसलिए होना चाहिए कि मान लो अब इम्प्लांट को हमारी बॉडी में डाल रहे हैं और इम्प्लांट खराब हो गया तो फिर किस काम का इम्प्लांट, तो बायोस्टेबल इम्प्लांट होना चाहिए। साथ ही साथ इस इम्प्लांट को अगर हम हमारी बॉडी में डाल रहे हैं तो हमारी बॉडी सही है, कोई भी रिएक्शन शो ना करे, इसका काम सिर्फ इतना सा है कि इसको बॉडी में इंसर्ट किया ताकि ये ड्रग रिलीज कर सके, इसका उतना ही काम होना चाहिए। ये हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की एलर्जी नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई हमारा इम्प्लांट जो है बायोकम्पेटेबल होना चाहिए। साथ ही साथ इजीली रिमूवेबल, अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट है तो अपना ड्रग रिलीज करने के बाद हम इसे इजीली रिमूव कर सके, ऐसा इम्प्लांट होना चाहिए। मिनिमम सरफेस एरिया एंड स्मूथ टेक्सचर, देखो इम्प्लांट छोटा हो, टेक्सचर इसका स्मूथ हो, बहुत बढ़िया बात है। तो बायोस्टेबल हो, बायोकम्पेटेबल हो, इजिली रिमूवेबल हो, ठीक है। साथ ही साथ नॉन टॉक्सिक हो और नॉन कार्सिनोजेनिक हो, टॉक्सिसिटी ना करे, कैंसर कोज ना करे, नॉन टॉक्सिक हो, नॉन कार्सिनोजेनिक हो। साथ ही साथ रेट कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, ड्रग का जो है सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज और वी कैन से स्लोली स्लोली रिलीज करवाए। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ इम्प्लांट, जहां पर हमने देखा नॉन टॉक्सिक हो, नॉन कार्सिनोजेनिक हो, रेट कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग, ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज हो, बायोस्टेबल हो, बायोकम्पेटेबल हो, इजीली रिमूवेबल हो जाए और मिनिमम सरफेस एरिया एंड स्मूथ टेक्सचर हो। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे इम्प्लांट्स में होनी चाहिए जिसको हम हमारी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होना चाहिए। अब देखो इम्प्लांट्स दो तरह के, जैसे मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल है वो नाम से पता लग रहा है बायोडिग्रेडेबल, मतलब हमारी बॉडी में जब हम इम्प्लांट को इंसर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये इम्प्लांट है, आई से इम्प्लांट, इसको हमने इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट कर लिया, किसी भी एक तरीके से इम्प्लांट कर लिया हमारी बॉडी में। और इम्प्लांट्स का काम है बॉडी में जाने के बाद कि धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करे और प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रखे, ठीक है। अब सारी ड्रग जब रिलीज हो गई, मान लो कुछ महीने बाद जब सारी ड्रग रिलीज हो गई, तो अब इम्प्लांट्स को क्या होना है, या तो वो अपने आप डिग्रेड हो जाए, हमारी बॉडी में क्या हो, या तो वो अपने आप डिग्रेड हो जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई बायोडिग्रेडेबल बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि वो अपने आप डिग्रेड होते रहते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स कैसे होते हैं, जिन्होंने सारा ड्रग रिलीज कर दिया और उसके बाद भी वो बॉडी में है, तो फिर उनका क्या काम, अब तो वो खाली हो चुके हैं, अब तो वहां से सारी ड्रग रिलीज हो चुकी है। तो इस तरह के इम्प्लांट को फिर हमें वापस माइनर सर्जरी करके वहां से रिमूव करना होता है। जैसे मान लो मैंने इंट्रामस्कुलरली इसको इम्प्लांट किया था, इसने अपना 6 महीने में सारा ड्रग रिलीज कर दिया, तो 6 महीने बाद वापस माइनर सर्जरी करके वापस इंसिजन कट वगैरह लगा के मुझे वहां से उस नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट को रिमूव करना होगा, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो हमारी बॉडी में डिग्रेड नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट, द ड्रग इज डिस्पर्स होमोजीनियस इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रग है वो होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड है हमारे पॉलीमर मैट्रिक्स में। तो वही बात लिखी है, द ड्रग इज डिस्पर्स्ड इन होमोजीनियस इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स थ्रू विच द ड्रग डिफ्यूज स्लोली प्रोवाइडिंग द सस्टेन रिलीज। और यहाँ से जो है ड्रग जो है होले होले रिलीज होता रहता है, धीरे धीरे ड्रग यहाँ से रिलीज होता रहता है, जिसको हम कहते हैं सस्टेन रिलीज। This type of system has several disadvantage. The outer membrane is non-degradable. जैसे कि मैंने आपको बोला ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट है, तो जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी, मतलब वो डिग्रेड नहीं होगी हमारी बॉडी में, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो यहाँ पर लिखा है माइनर सर्जरी आपको करनी पड़ेगी ताकि आप इसे रिमूव कर सको बॉडी से। जब इसने सारा ड्रग रिलीज कर दिया तो सारा ड्रग रिलीज करने के बाद हमें वापस एक माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी और वहां से उस इम्प्लांट को रिमूव करना पड़ेगा माइनर सर्जरी के थ्रू। चलो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट है, मतलब कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है डिग्रेड नहीं होगी, तो हमें माइनर सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ड्रग होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड होती है आपके पॉलीमर मैट्रिक्स में और धीरे धीरे ड्रग जो है सस्टेन रिलीज होती रहती है। बट कई बार क्या होता है, ड्रग सस्टेन रिलीज होने की जगह एक साथ ही सारी रिलीज हो जाती है। मान लो किसी कंडीशन में आपकी जो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ड्रग है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ड्रग ही ड्रग है, तो कई बार क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो जब ये मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो एक साथ सारी ड्रग रिलीज हो जाती है, जिसको आप बोलोगे ड्रग डंपिंग। क्या बोलोगे, ड्रग डंपिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी दैट मेम्ब्रेन रप्चर विल पोटेंशियली लीड टू द ड्रग डंपिंग। ड्रग डंपिंग का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में ड्रग रिलीज हुई है, किससे,
हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से, हमारे इम्प्लांट से। इम्प्लांट जो कि एक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें से ड्रग जो है सस्टेन रिलीज होनी चाहिए थी, धीरे धीरे रिलीज होनी चाहिए थी, पर किसी कंडीशन में मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से ड्रग जो है एक साथ रिलीज हो गई और क्विक रिलीज हो गई, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ गई, तो इसको बोलेंगे ड्रग डंपिंग। एक साथ ही ड्रग जो है रिलीज हो गई हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट, और बहुत ही ईजी है ये, इसको ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर आपको दे रखी है हाइड्रोकोर्टिसोन, ये ड्रग आपको दे रखी है हाइड्रोकोर्टिसोन, और इसके ऊपर आपको कवरिंग दे रखी है यूरियस की। आप देख सकते हैं ये जो यू यू करके मैंने लिखा हुआ है, ये यूरियस की कोटिंग है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन के ऊपर यूरियस की कोटिंग कर रखी है, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। यूरिया जो है हमारा हाइड्रोलाइज हो जाता है, हमारी बॉडी में जो यूरिया है ना, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस। आई रिपीट, हमारी बॉडी में जो यूरिया है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस, और हाइड्रोलाइसिस होके हमारा यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। तो हमारा जो यूरिया है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है किसकी प्रेजेंस में, यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो अमोनिया में बदल जाता है। अब अमोनिया जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो पीएच भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अमोनिया इज अ वीक बेस, और बेस है तो पीएच बढ़ाएगा, 7 से ज्यादा ले जाएगा, पीएच बढ़ाएगा। और जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी, हमारी जो पॉलीमर की लेयर है जिसके अंदर ड्रग है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, और पॉलीमर जैसे ही डिग्रेड होना स्टार्ट होगा वहां से ड्रग रिलीज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूरियस की कोटिंग दिख रही है, चारों तरफ यूरियस की कोटिंग दिख रही है, और अंदर आपका कौन सा ड्रग है, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो यहाँ पर क्या होगा, यूरियस की प्रेजेंस में, आप जानते हैं यूरियस एक ऐसा एंजाइम है जो कि यूरिया को हाइड्रोलाइज करके अमोनिया में बदल देगा। तो आप देख सकते हैं यूरिया को हाइड्रोलाइज करके अमोनिया में बदल गया, और अमोनिया एक वीक बेस है जिसकी वजह से बेसिक पीएच आएगी, मतलब पीएच बढ़ती जाएगी, क्योंकि बेसिक पीएच बढ़ रही है और बेसिक पीएच है, पीएच बढ़ रही है, तो पॉलीमर जो है इस बेसिक पीएच में, इस अल्कलाइन पीएच में डिग्रेड हो जाएगा, और वी कैन से पॉलीमर का एरोजन हो जाएगा। और जब ये पॉलीमर का एरोजन हो जाएगा तो यहां से ड्रग जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर पॉलीमर डिग्रेड हो रहा है, आपको सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पॉलीमर की लेयर है डिग्रेड होती जा रही है। तो ये पॉलीमर की लेयर अपने आप ही डिग्रेड हो रही है, यहाँ पर इम्प्लांट अपने आप ही डिग्रेड हो रहा है ड्रग को रिलीज करते करते। तो क्या यहाँ पर सर्जरी से रिमूव करने की जरूरत है क्या, कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बायोडिग्रेडेबल है, ये तो डिग्रेड होता जा रहा है। यहाँ पर ये जो यूरिया है इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस, और अमोनिया बन रहा है, और अमोनिया की वजह से पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ने की वजह से बेसिक मीडियम और वी कैन से अल्कलाइन मीडियम की वजह से पॉलीमर डिग्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जब डिग्रेड हो रहा है तो फिर डिग्रेड हो रहा है जिसकी वजह से ड्रग रिलीज हो रहा है, तो कोई भी माइनर सर्जरी कट लगा के यहाँ से रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, क्योंकि ड्रग रिलीज होते होते पॉलीमर भी डिग्रेड हो रहा है, इम्प्लांट भी डिग्रेड हो रहा है, बात ही खत्म हो रही है, सारा काम अपने आप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। No need for surgical remove of the implant after the conclusion of the therapy। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम बात करने वाले हैं इम्प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की। अलग अलग तरह के इम्प्लांट अलग अलग तरह से ड्रग को रिलीज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में आपको बता रखा है रेट प्रोग्राम ड्रग रिलीज, फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग रिलीज, और एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग रिलीज। 3 तरह से ड्रग की डिलीवरी हो रही है, ड्रग रिलीज हो रहा है। सबसे पहला रेट प्रोग्राम ड्रग रिलीज, फिर है आपका एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी और वी कैन से ड्रग रिलीज, एंड थर्ड वन इज फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी और वी कैन से ड्रग रिलीज। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रेट प्रोग्रामेटेड ड्रग डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको 3 तरह से, ये जो रेट प्रोग्रामेटेड ड्रग डिलीवरी है ना, ये भी आपको 3 तरह से है। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन परमिएशन, सेकंड वन इज मैट्रिक्स डिफ्यूजन, एंड थर्ड वन इज मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप। देखो, एक तो हो गया आपका मेम्ब्रेन परमिएशन, ओके, एक हो गया आपका मैट्रिक्स डिफ्यूजन, और एक हो गया आपका इन दोनों का कॉम्बो, मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स का, मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया मेम्ब्रेन परमिएशन, एक हो गया मैट्रिक्स डिफ्यूजन, और एक हो गया मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप। ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट वाले में, जिसका नाम है रेट प्रोग्रामेटेड ड्रग डिलीवरी। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी। एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी में सबसे पहला है फिजिकल एक्टिवेशन, जहां पर है ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, फोनोफोरेसिस, हाइड्रेशन, मैग्नेटिकली एक्टिवेटेड, और केमिकल एक्टिवेशन में है हाइड्रोलाइसिस। तो मैं रिपीट कर देता हूं, फिजिकल में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये सब आपको पढ़ना है, हाइड्रेशन वगैरह।
और केमिकल एक्टिवेशन में हाइड्रोलाइसिस आपको पढ़ना है। फिर थर्ड आता है आपका फीडबैक रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी। तो यहाँ पर बायो एरोजन है, बायो रेस्पॉन्सिव है। तो इस तरह से आपने क्लासिफाई किया। देखो सबसे पहले था आपकी क्लासिफिकेशन में रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी। तो रेट प्रोग्राम में 3 तरह से, मेम्ब्रेन परमिएशन, मैट्रिक्स डिफ्यूजन और मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप। ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी। तो एक्टिवेशन में 2 तरह से एक्टिवेशन, एक फिजिकल एक्टिवेशन, एक हो गया आपका केमिकल एक्टिवेशन। तो फिजिकल में आपको 3 पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड हाइड्रेशन। एंड केमिकल में आपको पढ़ना है हाइड्रोलाइसिस। फिर बात करते हैं थर्ड वाला जिसका नाम है फीडबैक रेगुलेटेड। तो फीडबैक रेगुलेटेड में बायो एरोजन आपको देखना है। तो ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, फीडबैक, एक्टिवेशन एंड रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी। अब इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेट प्रोग्राम में मेम्ब्रेन, फिर मैट्रिक्स, फिर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स का हाइब्रिड देखेंगे। वन बाय वन सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो रेट प्रोग्राम ड्रग डिलीवरी में पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन ड्रग डिलीवरी। तो देखो ये वाला तो काफी बेसिक सा सिस्टम है। जब से आपका नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, पॉलीमर स्टार्ट हुआ, तब से आप यही पढ़ रहे हो कि ड्रग रिजर्वियर में, ड्रग रिजर्वियर मतलब जिसके अंदर ड्रग होगी। तो आप देख सकते हैं ये ड्रग यहाँ पर है। तो ड्रग रिजर्वियर में ड्रग होती है जिसको हम पॉलीमर की लेयर से कवर कर देते हैं। जैसे जैसे पॉलीमर की लेयर डिग्रेड होती जाएगी वहां से ड्रग जो है रिलीज होती जाएगी। ये तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं शुरू से। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग रिजर्वियर इज एनकैप्सुलेटेड विद इन ए स्फेरिकल कंपार्टमेंट दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ रेट कंट्रोलिंग पॉलीमरिक मेम्ब्रेन। रेट कंट्रोलिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे पॉलीमर की लेयर डिग्रेड होगी तभी तो ड्रग रिलीज होगा। तो पॉलीमर की लेयर क्या कर रही है, ड्रग के रिलीज रेट को कंट्रोल करके रख रही है, क्योंकि ये डिग्रेड होगी उसके बाद रिलीज होगा ड्रग। तो हम इसे बोलेंगे रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। और ड्रग रिजर्वियर जहां पर आपका ड्रग होगा, आइदर वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है। ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं ना, वो सारे ऑक्यूलर इंसर्ट्स होते हैं कुछ। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे होते हैं आपके पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन ड्रग डिलीवरी वाले। मतलब कि ये सारे आते हैं रेट प्रोग्रामेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ये तो हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड इसका मैट्रिक डिफ्यूजन। मैट्रिक्स आपको पहले ही बता रखा मैंने, इस तरह से मैट्रिक्स होती है जहां पर जो है ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पर जैसे जैसे ये पॉलीमर की लेयर डिसॉल्व होती है, यहाँ से जो ड्रग है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्रग रिजर्वियर इज प्रिपेयर्ड बाय होमोजेनियसली डिस्पर्स्ड ड्रग पार्टिकल एट ए रेट कंट्रोलिंग पॉलीमरिक मैट्रिक्स। देखो वापस हमने क्या बोला, पॉलीमर को बोला रेट कंट्रोलिंग। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे पॉलीमर डिसॉल्व होगा वैसे वैसे ड्रग जो है रिलीज होगी। बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्मेट में है ड्रग। थर्ड है आपका मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप ड्रग डिलीवरी। और ये देखो दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर एक वर्ड और लिख लो मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड किसका होता है, एक तो पॉलीमर की मेम्ब्रेन का, एक पॉलीमर की मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स मेम्ब्रेन हाइब्रिड टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यहाँ पर दोनों होते हैं, मैट्रिक्स भी होती है, मेम्ब्रेन भी होती है, पॉलीमर की मैट्रिक्स, पॉलीमर की मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये हाइब्रिड होता है। अब यहाँ पर देखो, इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डोज डंपिंग। मैंने आपको बोला डोज डंपिंग एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सारा ड्रग एक साथ रिलीज हो जाता है, पर यहाँ पे वो रिस्क बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल प्रोटेक्शन है। मैट्रिक्स में भी पॉलीमर की लेयर है और बाहर भी पॉलीमर की मेम्ब्रेन है। तो पहले पॉलीमर की मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी, फिर मैट्रिक्स डिग्रेड होगा, फिर धीरे धीरे ड्रग रिलीज होगा। एक साथ रिलीज होने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम है। तो वी कैन से यहाँ पर मिनिमाइज ए रिस्क ऑफ डोज डंपिंग। डोज डंपिंग की जो रिस्क है वो इसमें देखने को मिलती ही नहीं, क्योंकि यहां तो एक नहीं दो दो पॉलीमर की लेयर है। ओके। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन मॉड्यूलेशन डीडीएस। डीडीएस मतलब ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो देखो एक्टिवेशन मॉड्यूलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको दिखा के लाता हूं। एक्टिवेशन मॉड्यूलेशन, वेट ए मिनट। सबसे पहले तो हमने रेट प्रोग्राम पढ़ा था जहां पर हमने मेम्ब्रेन परमिएशन देख लिया, मैट्रिक्स देख लिया, दोनों का हाइब्रिड देख लिया। अब देखो एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी। यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक तो फिजिकल एक्टिवेशन जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, हाइड्रेशन, और एक देखना है आपको केमिकल एक्टिवेशन, हाइड्रोलाइसिस। तो हम देखेंगे फिजिकल एक्टिवेशन एज वेल एज केमिकल एक्टिवेशन, ये हम देखने वाले हैं। एक्टिवेशन मॉड्यूलेटिंग ड्रग डिलीवरी नाम से पता लग रहा, एक्टिवेशन आइदर फिजिकल और केमिकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिवेशन मॉड्यूलेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। The release of drug molecule from the delivery system is activated by some physical, chemical और biochemical process। ये आपको मैंने पहले ही बोल दिया, या तो फिजिकल एक्टिवेशन होगा, केमिकल एक्टिवेशन होगा, और वी कैन से बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से कोई ना कोई एक्टिवेशन हो रहा है जिसकी वजह से ड्रग जो है रिलीज हो रही है। तो सबसे पहला इसमें हाइड्रेशन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाम से पता लग रहा पानी की वजह से। किसकी वजह से, पानी की वजह से।
ड्रग जो है डिस्पर्स्ड होती है हमारी स्वेलेबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स में। जैसे मान लीजिए आपकी पॉलीमर की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है आपकी पॉलीमर की मैट्रिक्स है और यहाँ पर जो है ड्रग है इस तरह से, ये जो है ड्रग के पार्टिकल है अंदर, तो नाम क्या है स्वेलेबल हाइड्रोफिलिक। और स्वेलेबल हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाली, और पानी से प्यार करेगी तो कैसी हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, पानी आ जाएगा स्वेलअप हो जाएगी। तो स्वेलेबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमरिक मैट्रिक्स होती है यहाँ पर, क्योंकि नाम क्या है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी, हाइड्रेशन से एक्टिवेट होने वाली। तो ये जो पॉलीमर होती है ये पानी के नेचर को एक्सेप्ट करती है, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, वाटर लविंग होती है, जिसकी वजह से ये स्वेलअप हो जाती है, और स्वेलअप होने की वजह से यहाँ से ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा है आफ्टर हाइड्रेशन, पॉलीमर की लेयर पे, पॉलीमर की जो लेयर होती है जब वो स्वेलअप हो जाती है, जब उसका हाइड्रेशन हो जाता है, तो ड्रग मॉलिक्यूल आर रिलीज बाय डिफ्यूजिंग थ्रू द माइक्रोस्कोपिक वाटर सैचुरेटेड पोर। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक वाटर सैचुरेटेड पोर, तो इनसे जो है ड्रग रिलीज होने लग जाता है। तो पॉलीमर की लेयर जो होती है वो जब स्वेलअप हो जाती है, वो जब वाटर को एक्सेप्ट कर लेती है, हाइड्रेशन हो जाता है उसका, तब वहां पर माइक्रोस्कोपिक वाटर सैचुरेटेड पोर बन जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग जो है रिलीज होने लग जाता है। ये आपने देखा हाइड्रेशन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी। इसके बाद हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक आपको दिख रही है ऑस्मोटिक लेयर, एक आपको दिख रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक आपको दिख रही है इम्परमिएबल रिजर्वियर। तो देखो सबसे बाहर वाली लेयर की अगर मैं बात करूं तो वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है रिजिड होती है, एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है और ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्ट रखती है। आई रिपीट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्ट, इट इज द एक्सटर्नल कंपोनेंट एंड रिजिड इन नेचर। तो देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है रिजिड नेचर की होती है, ठीक है, एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है और ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्ट कंटेन करती है। बात करें ऑस्मोटिक लेयर की, इम्परमिएबल रिजर्वियर की, तो ऑस्मोटिक लेयर जो है इंटरनल हो गई, आप देख सकते हैं इंटरनल है, और इम्परमिएबल रिजर्वियर भी आपको इंटरनली ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ये दोनों इंटरनल हो गया। और आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब आप देख सकते हैं फ्लो मॉडरेटर, यहां से पता लग रहा है ड्रग का फ्लो जो होगा वो मॉडरेट करेगा ये, और यहाँ पर आपका एक्टिव एजेंट है ड्रग, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखा रखा है मैंने ये पूरा। अभी इसका नाम वगैरह बताता हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन बताता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम है एलजेड पंप, ठीक है, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, मैं इसको एलजेड पंप बोल रहा हूँ। एलजेड पंप है 3 कंसेंट्रिक लेयर। तो ये जो डायग्राम आपने देखा ये आपका एलजेड पंप था जिसके पास 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर थी। सबसे पहली लेयर आपने देखी रेट कंट्रोलिंग, जिसको आप बोल रहे हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने देखा ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, मतलब यही ड्रग के रिलीज को डिसाइड करेगी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, वाई, बिकॉज इट डिसाइड द ड्रग रिलीज, यही डिसाइड करेगी ड्रग कितना रिलीज होना चाहिए। साथ ही साथ कंटेन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्ट, रिजिड इन नेचर, एक्सटर्नल कंपोनेंट, ये सारी बातें आपको याद रखनी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। साथ ही साथ ऑस्मोटिक लेयर देखी, फिर इम्परमिएबल ड्रग रिजर्वियर देखा, आप देख सकते हैं इम्परमिएबल रिजर्वियर, और एक देखा आपने ऑस्मोटिक लेयर, ये दोनों कैसे थे, इंटरनल थे। अब देखो यहाँ पे दे रखा है एलजेड पंप के बारे में, पढ़ते हैं चलो। एलजेड पंप वर्क बाय ऑस्मोटिक डिस्प्लेसमेंट, water enter the pump across the outer semi-permeable membrane due to the presence of high concentration of sodium chloride in the osmotic chamber. ऑस्मोटिक चैम्बर में सोडियम क्लोराइड होने की वजह से पानी जो है मूवमेंट करेगा, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएगा। आई रिपीट, ऑस्मोटिक चैम्बर में क्या आने वाला है, ऑस्मोटिक चैम्बर में वाटर आने वाला है, क्योंकि ऑस्मोटिक चैम्बर में NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोटिक चैम्बर में क्या आने वाला है, वाटर आने वाला है। यहाँ पर लिखा है देखो, water enter the pump across the outer semi-permeable membrane due to the presence of high concentration of sodium chloride in the osmotic chamber. The entry of water caused the osmotic chamber to expand and thereby compressing the flexible reservoir. देखो सीधी सी बात है, जैसे ही वाटर आएगा ऑस्मोटिक चैम्बर जो है एक्सपैंड हो जाएगा और उसकी वजह से वहां पे कंप्रेशन लगेगा और उसकी वजह से ड्रग की डिलीवरी होगी, ड्रग रिलीज होगा। तो सीधी सी बात है, वाटर की एंट्री होगी सेमीपरमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे चैम्बर में। और क्यों हो रही है, क्योंकि चैम्बर में क्या है, ऑस्मोटिक चैम्बर में पहले से ही सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वाटर की एंट्री की वजह से वो जो चैम्बर है वो एक्सपांड हो जाएगा, वहां पर प्रेशर अप्लाई होगा और ड्रग जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी कॉन्स्टेंट रेट से। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको आगे बता दी हैं। एलजेड ऑस्मोटिक पंप,
अब इसके डिसएडवांटेज है कि ये एक्सपेंसिव है, टॉक्सिसिटी के चांस रहते हैं, डोज डंपिंग के चांस रहते हैं। देखो कोई भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होना तो उसमें डोज डंपिंग के चांस तो रहते ही हैं। साथ ही साथ कोई भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो वो एक्सपेंसिव तो होगा, तभी वो आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, कई बार कंसिस्टेंसी खराब हो सकती है, इंटीग्रिटी खराब हो सकती है आपकी पॉलीमर की लेयर की। रिलीज ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन साइज ऑफ होल और वी कैन से अपर्चर, सरफेस एरिया एंड थिकनेस एंड कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन। आई रिपीट, यहाँ से जो ड्रग रिलीज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? एक तो अपर्चर का साइज क्या है, मतलब जो आपके होल है वहां पर उसका साइज क्या है, सरफेस एरिया क्या है, साथ ही साथ थिकनेस एंड कंपोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है आपकी किससे बनी है और क्या थिकनेस है उसकी, इन सब पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, फिर आता है आपका वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग। तो देखो नाम से पता लग रहा है वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड, मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर जनरेट होगी, वेपर प्रेशर जनरेट होने की वजह से ड्रग जो है रिलीज होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है वेपराइज्ड फ्लूइड चैम्बर। क्या दे रखा है? एक वेपराइज्ड फ्लूइड चैम्बर दे रखा है। ये जो है आपका वेपराइज्ड फ्लूइड चैम्बर है। देखो इसे हम वेपराइजेबल फ्लूइड चैम्बर इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड होता है वेपराइजेबल वाला, मतलब जिसकी वेपर बन सके। तो ये वेपर चैम्बर है एक्चुअल में। ये क्या है? वेपर चैम्बर, जिसके अंदर क्या है? वेपराइजेबल फ्लूइड है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वेपराइजेबल फ्लूइड चैम्बर। अब क्या होता है, जैसे ही आप ये जो इम्प्लांट है इसको आप अपनी बॉडी में इंसर्ट करते हो तो बॉडी टेम्परेचर पे ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉडी टेम्परेचर पे जो इसके अंदर फ्लूइड होता है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो वेपराइज होगा तो वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? वेपर प्रेशर। मैं वापस बता देता हूँ, ये जो आपका इम्प्लांट है इसमें होता है एक वेपराइजेबल फ्लूइड चैम्बर, जिसमें वी कैन से वेपराइजेबल फ्लूइड होता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? वेपराइजेबल फ्लूइड चैम्बर, और वी कैन से वेपर चैम्बर। जब ये वेपर चैम्बर, ये जो पूरा हमारा इम्प्लांट है, ये जब हमारी बॉडी में इम्प्लांट होगा सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर, तो उसके बाद क्या होगा, इस वेपर चैम्बर में वेपराइजेबल फ्लूइड जो है ना उसके वेपर प्रेशर बनने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इंसर्ट होने के बाद क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर आ जाता है, और बॉडी टेम्परेचर पे ये वेपराइजेबल फ्लूइड जो है वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और जैसे ही वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ये जो आपको बेलोज दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मूवेबल बेलोज है, बेलोज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसा डिवाइस जिसके साथ एयर बैग हो। ठीक है, ए डिवाइस विथ एयर बैग दैट इमिट ए स्ट्रीम ऑफ एयर। तो ये जो आपको मूवेबल बेलोज दिख रहे हैं ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वेपर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये जो बेलोज आपको दिख रहे हैं ये अपवर्ड मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, फ्रीली मूवेबल है, तो नाम से पता लग रहा है फ्रीली मूवेबल है, मतलब मूव तो करेंगे, और ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर लग रहा है तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। मूव अपवर्ड ड्यू टू वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? ड्रग फिल होती है, यहाँ पर ड्रग भरी हुई होती है, ड्रग इन्फ्यूजेड चैम्बर होता है। तो ड्रग भी जो है यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर लग रहा है। जब ये खुद ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, तो ड्रग यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ड्रग आउटलेट, और ड्रग आउटलेट जो है कॉन्स्टेंट रेट से होता है। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि जो वेपराइजेबल फ्लूइड है वो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। और ये वेपर प्रेशर कब क्रिएट हो रहा है? जब इम्प्लांट हमारी बॉडी में इंसर्ट हो चुका है। तो इम्प्लांट हमारी बॉडी में इंसर्ट होने के बाद हमारी बॉडी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर को क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो आपके ये मूवेबल बेलोस हैं ये अपवर्ड मूव करेंगे, क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल है तो ये अपवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से आपके ड्रग इन्फ्यूजेड चैम्बर में जो ड्रग फील है वो जो है बाहर की तरफ रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपको दे रखा है ड्रग आउटलेट। तो इस तरह से वेपर प्रेशर जो है ड्रग को रिलीज करवाता है। यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस आप देख सकते हैं, पहला फेज होता है जहां पर सरफेस एरोजन होता है, और दूसरा फेज होता है जहां पर बल्क एरोजन होता है। आप देख सकते हैं ये है ड्रग डिस्पर्स पॉलीमर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस पॉलीमर का क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा? ड्रग रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी डिवाइस, जहां पर क्या होगा? हमारी पॉलीमर की लेयर का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे माइक्रोपोर्स डेवलप हो जाएंगे और वहां से ड्रग रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस। तो फीडबैक में तो क्या होता है? फीडबैक जाता है, द रिलीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिगरिंग सिस्टम। देखो कुछ ना कुछ ट्रिगर करेगा ना तभी रिलीज होगा। जैसे मान लो मैंने ये इम्प्लांट हमारी बॉडी में इंसर्ट कर लिया, ये मेरी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली इस इम्प्लांट को मैंने अपनी बॉडी में इंसर्ट कर लिया। अब ये ड्रग रिलीज कब करेगा? जब ये ट्रिगर्ड होगा किसी चीज से।
जैसे कि कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी में या कोई फीडबैक मैकेनिज्म है, तो उससे ट्रिगर होने के बाद ही ये इम्प्लांट जो है ड्रग रिलीज करेगा। इसको आप बोलोगे फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस। द रिलीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिगरिंग सब्सटेंस, or we can say triggering system such as biochemical substance in the body or some feedback mechanism. The rate of drug release is regulated by the concentration of the triggering agent. जितना ज्यादा ट्रिगर सब्सटेंस होगा, जितना ज्यादा फीडबैक मैकेनिज्म होगा, जितना ज्यादा ट्रिगरिंग एजेंट होगा, उतना ही ज्यादा ड्रग रिलीज होगा, और कम होगा तो कम रिलीज होगा। डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितना ट्रिगरिंग एजेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको दे रखा है बायो एरोजन रेगुलेटेड। तो आप सभी को पता है, देखो ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाइड्रोकोर्टिसोन वाला। यहाँ पर ये यूरिएज है। यूरिएज क्या करता है, यूरिया को हाइड्रोलाइज कर देता है, अमोनिया बनाता है, और ये अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन पीएच का होता है, जिसकी वजह से पॉलीमर की लेयर जो है डिग्रेड हो जाती है, और पॉलीमर की लेयर डिग्रेड होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोकोर्टिसोन रिलीज हो गया। इस तरह से आपका बायो एरोजन रेगुलेटेड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिगरिंग सब्सटेंस। देखो आपका था यूरियस। अब यूरियस जो है यूरिया को अमोनिया में बदलता है, और अमोनिया जो है अल्कलाइन पीएच रखता है, जो कि पॉलीमर की लेयर को डिग्रेड कर देगा, और जब पॉलीमर की पूरी लेयर टूट जाएगी तो जो आपका हाइड्रोकोर्टिसोन है वो रिलीज हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट इज बायो रेस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी। द ड्रग रिजर्वियर इज कंटेंट इन अ डिवाइस enclosed बायो रेस्पॉन्सिव पॉलीमर मेम्ब्रेन whose permeability to drug molecule is controlled by the concentration of biochemical agent in the tissue। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है बायो रेस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी। अब देखो जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इंसुलिन जो है रिलीज होना चाहेगा। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, ग्लूकोज ट्रिगर्ड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने पे इंसुलिन की डिलीवरी सिस्टम ट्रिगर्ड हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी इंसुलिन बनता है, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन में लाना है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आप यहाँ पे देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल एजेंट इन द टिश्यू, उस पर डिपेंड करता है कि कितना ड्रग रिलीज होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से देखा है, जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा तो उतना ज्यादा जो है इंसुलिन का डिलीवरी सिस्टम ट्रिगर्ड होगा। ग्लूकोज के ज्यादा बढ़ने से ज्यादा ट्रिगरेशन होगी, ज्यादा ट्रिगर्ड होगा तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा। एक बार मैं आपको इसको रीड करके दिखा देता हूँ। द ड्रग रिजर्वियर इज कंटेंट इन ए डिवाइस एनक्लोज्ड बाय अ बायो रेस्पॉन्सिव पॉलीमर। यहाँ पर कौन सा रेस्पॉन्सिव पॉलीमर है, बायो रेस्पॉन्सिव पॉलीमर है। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है यहाँ पर, बायो रेस्पॉन्सिव पॉलीमर मेम्ब्रेन है। हुज परमेबिलिटी टू ड्रग मॉलिक्यूल इज कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ बायोकेमिकल एजेंट इन द टिश्यू। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा बायोकेमिकल एजेंट का हमारे टिश्यू में, उतनी ज्यादा पॉलीमर डिग्रेड होगी और ड्रग रिलीज होगा। वही वाली बात है, जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना ज्यादा इंसुलिन का जो हमारा इम्प्लांटेबल ड्रग सिस्टम है वो ट्रिगर्ड होगा, और उतना ही इंसुलिन रिलीज होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपकी बॉडी में अगर मैं इम्प्लांट लगा दूं इंसुलिन का, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस कैसे भी लगा दूं, और आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो फिर ये इम्प्लांट मैंने किस लिए लगाया है, ताकि ये इंसुलिन रिलीज कर सके। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा उतना ज्यादा ये ट्रिगर्ड होगा इम्प्लांट, और उतना ज्यादा इंसुलिन को रिलीज करेगा। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर हमने देखा बायो रेस्पॉन्सिव ड्रग डिलीवरी, बायो एरोजन रेगुलेटेड, ये दोनों हमने देखे फीडबैक रेगुलेशन प्रोसेस में। उससे पहले हमने देखे थे हाइड्रोलाइसिस एक्टिवेटेड, हाइड्रोलाइसिस से पहले वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड, वेपर प्रेशर से पहले हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी डिवाइस जो था आपका एल्जेट। उससे पहले हमने देखा था एक्टिवेशन मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हाइड्रेशन, तो ये था दूसरा वाला। और उसके पहले हमने देखा मैट्रिक्स हाइब्रिड, मैट्रिक्स मेम्ब्रेन हाइब्रिड, है ना, और फिर ये मैट्रिक्स है और ये आपका मेम्ब्रेन था। ठीक है, और ये सारे क्लासिफिकेशन थे जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिए। इसके पहले हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ इम्प्लांट्स में। उससे पहले हमने देखा था आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ इम्प्लांट, डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ इम्प्लांट, व्हाट इज इम्प्लांट, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्लांट, डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांट, वगैरह वगैरह। तो आज के इस लेक्चर में इस इम्प्लांट को मैंने आपको डिटेल स्टडी करवा दिया है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मीम्स, MCQs, डेली अपडेट्स, पोल्स सब वहां पर होते हैं, तो आप ज्वाइन हो जाइए। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर लिंक वर्किंग नहीं करती तो आप हर प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं, आइदर इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, जहां पर भी आपका मन हो। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।